नमस्ते दोस्तों, प्रश्न पत्रों की इस श्रृंखला में अब ये आता है MA MSc थर्ड सेमेस्टर होम साइंस विषय ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और इसका पार्ट 2 हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। अब एग्ज़ाम शुरू होने ही वाले हैं स्नातकोत्तर के। तो हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर के अभाव में आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना अपनी छात्राओं को ये उपलब्ध कराऊं अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये प्रश्न पत्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का 2023 का पेपर है, जिसमें समय 3 घंटे निर्धारित था और ये पूर्णांक 100 नंबर का था। जैसा कि हम देख रहे हैं, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने थे। खंड 1 में 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न अनिवार्य है और खंड 2 में 15 अंकों के 4 प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन इस बार के प्रारूप में अंतर आ गया है, क्योंकि वो NEP की तरह ये सेट किया गया है। अब पूर्णांक 75 नंबर का होगा और समय 2 घंटे का होगा। इसका भी मैंने एक वीडियो आपको आई थिंक 3-4 दिन पहले डाला था, एक वीडियो अपने चैनल पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम सेक्शन A यानी कि खंड आ में चलते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है, यानी कि 2 पेज। प्रश्न कितने आपको हल करने हैं इस सेक्शन में? 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर प्रश्न आपका 4 नंबर का है। देखो, जब भी हम प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है किसी भी परीक्षा का, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कितने प्रश्न करने हैं और कितने मार्क्स का कौन सा प्रश्न है और कितनी शब्द सीमा में हमको लिखना है। ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न करना शुरू कर देते हैं बिना किसी भी प्लानिंग के। तो कम से कम हमें 5 से 10 मिनट पेपर को समझने में, उसका अच्छे से अध्ययन करने में लगाना चाहिए। उसको हमें प्लान आउट कर लेना चाहिए, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को करेंगे और कितने समय में करेंगे और किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और कितने नंबर का है। कई बार क्या हम गलती करते हैं कि जो कम नंबर के प्रश्न हैं उनको हम अधिक पेज में लिख देते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं मूल्यांकन करते वक्त, और जो हमारे अधिक अंकों के प्रश्न हैं उनको हम बहुत ही कम पृष्ठों में लिखते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? हमें लगता है कि हमारा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ है, फिर नंबर कम क्यों आए हैं। हमें ये देखना है कि किसका कितना वेटेज है। नंबरों के वेटेज के आधार पर हमें अपने प्रश्न करने हैं। ये सबसे मुख्य बात है। इस बात को आप जान लीजिए, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब हम पहले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर वाला है। वृद्धि एवं विकास का अर्थ लिखिए। व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? हम जानते हैं बेटा, ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव डेवलप और डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव। किसी चीज़ की क्वालिटी में, गुणों में परिवर्तन आने को हम डेवलपमेंट कहते हैं और उसकी मात्रा में परिवर्तन आने को हम वृद्धि कहते हैं। मात्रा किसी भी चीज़ की देखी जाती है। हम सपोज कोई फल ही लेने जा रहे हैं और हमको एक दुकान पर वही चीज़ हमको 20 रुपये प्रति किलो मिल रही है, उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में, और दूसरी दुकान पे वही चीज़ हमको 40 रुपये किलो मिल रही है। लेकिन दोनों की मात्रा तो सिमिलर है,
लेकिन रुपए फ़र्क हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी में अंतर है, तभी तो उसमें अंतर आया है। तो यही हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है। दूसरा प्रश्न है, पारिवारिक समायोजन क्या है? परिवार, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, सभी उसका निर्माण करते हैं। ब्लड रिलेशनशिप होता है, आपस में संबंध होते हैं, लेकिन उन संबंधों में को अच्छे बनाए रखने के लिए बेटा हमको बहुत सारे समायोजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमको समय समय पर करने पड़ते हैं, तभी हम अपने परिवार के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी। अब जो हमारा ये मानव विकास है वो हमारा एक प्रकार से चाइल्ड साइकोलॉजी से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है उसका। मतलब मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। अब उसमें हम विकास पर ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं तो वो मानव विकास हो गया। विकास के साथ साथ हमें बच्चों के मनोविज्ञान को भी देखना है, उनके संवेगात्मक विकास, उनकी सामाजिक विकास, उनकी सोच, उनका परसेप्शन, उनकी अभिप्रेरणा, वो कैसा सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है, उनका आउटलुक क्या है। एक चीज़ को देखने के बेटा कई नज़रिए होते हैं, तो हमें बच्चों के मन के विज्ञान को भी भली भांति समझना है, उसको इस प्रकार से अभिप्रेरित करना है कि वो एक अच्छे विकास की ओर अग्रसित हो। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञान का क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? कॉग्निशन मीन किसी भी चीज़ को समझना, उसको जानना ही संज्ञान है। देखो, जब हम इस संसार में आते हैं तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि प्री नेटल से आए हम नियोनेट में, नियोनेट से आए हम इन्फेंसी में, इन्फेंसी से आए हम चाइल्डहुड में, देन प्यूबर्टी में, एडोलेसेंस में, यूथ, एडल्टहुड, ओल्ड एज। तो इन सभी में हमारा जो कॉग्निशन है वो एकदम परफेक्ट होना शुरू कर देता है। शुरू से हम कोई भी चीज़ को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं जितना बड़े होने पर समझते हैं। तो वही क्या है, हमारा संज्ञान है। वंशानुक्रमण से आप क्या समझते हैं? वंशानुक्रमण, जो ट्रेड्स हमको जन्म से हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी के थ्रू, हमको जीन्स, क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे ब्लड में आते हैं, वो ही हमारा वंशानुक्रमण है। एक परिवार के लोग, कुछ उनके अंदर सिमिलरिटी होती हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी हो सकती हैं, उनके मेंटल एबिलिटीज़ में भी हो सकती है, उनके सोशल बिहेवियर में भी हो सकती है, उनकी इमोशनल एस्पेक्ट में भी हो सकती हैं। वो उनके ऐसे जेनेटिक थ्योरी है जो हमारे को वो गुण विरासत के रूप में हमको मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक सा हो परिवार के हर सदस्य में। सपोज आपके 4 भाई बहन हैं तो कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, कोई देखने में ज़्यादा सुंदर है, किसी के अंदर टैलेंट स्किल्स ज़्यादा हैं, किसी का बिहेवियर बिल्कुल मम्मी की तरह है, यानी कि कौन सी जीन्स हमारे अंदर डोमिनेटिंग है उसी प्रकार से हमारा बिहेवियर बन जाता है। किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए। किशोरावस्था एक तूफान की अवस्था है, एक बदलाव की अवस्था है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं इस समय बच्चों की विशेषताएं एकदम अलग से दिखाई देती हैं। उनका शरीर, उनका फिजिकल डेवलपमेंट एकदम, एक कहते हैं ना, एक किशोर अवस्था, तरुण अवस्था दिखाई देता है कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है, उसका एक सही रूप निखर के आता है और उसकी शारीरिक, उसके मानसिक, उसके सामाजिक, उसके संवेगात्मक, उसके नैतिकता, उसकी रचनात्मकता, उसकी आध्यात्मिकता, सारी चीज़ों में उसमें बदलाव दिखाई देते हैं। अब वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है और यही सारी उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, जैसे मानव जीवन चक्र को समझाइए। ह्यूमन लाइफ साइकिल, हमारी मानव जीवन चक्र एक चक्र है। हमारी फैमिली,
बिगिन होती है, पारिवारिक जीवन चक्र की व्यवस्थाएं होती हैं, और मानव जीवन चक्र, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि कई सारी हमारी अवस्थाएं होती हैं। हम कॉन्सेप्शन के थ्रू इस संसार में आते हैं माता के गर्भ में, और पूरा जीवन हमारा एक चक्र की भांति चलता रहता है। कई सारी अवस्थाओं के बीच से हमें गुजरना होता है, और हर अवस्था एक निश्चित अवधि की होती है। तो यही क्या है, मानव जीवन चक्र है। कभी हमारी बाल्यावस्था होती है, तो कभी हमारी प्यूबर्टी अवस्था होती है, कभी हमारी किशोरावस्था होती है, तो कभी युवावस्था होती है, तो कभी हम प्रौढ़ बन जाते हैं, आरंभिक अवस्था प्रौढ़ की, मध्यावस्था। तो यानी कि ये क्या है, मानव जीवन चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक विकास का महत्व समझाइए। फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? जो हमारी फिजिक है, हमारा शरीर है, उसका विकास होना। अब उसमें एक्सटर्नल बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इंटरनल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमारी हाइट किस प्रकार से बढ़ रही है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है उसका, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है। जन्म के समय जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी होती है, 19 से 20 इंच। वज़न कितना होता है, हम कह सकते हैं 2.5 से 3 किलो। लेकिन जन्म के 3 महीने बाद हमारी जो वज़न है वो डबल हो जाता है, और हाइट हमारी डबल होती है 5 सालों में। तो ये क्रम किस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर हम देख पा रहे हैं, तो वही उसका शारीरिक विकास है। अब उसका विकास ठीक तरीके से हो रहा है कि ठीक तरह से नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे कारक पर डिपेंड करता है। उसका बॉडी प्रोपोर्शन है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। उसके दांतों का निकलना, दांतों का टूटना, और दांतों की क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें, मतलब जो हमारे शरीर, जो हम देख रहे हैं, किसी भी चीज़ का हार्डवेयर, वो होता है हमारा शारीरिक विकास। प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं बताइए। प्रौढ़ावस्था सबसे लंबी अवस्था है हमारे मानव जीवन चक्र की। हमारी लगभग ये 20 साल से शुरू हो जाती है बेटा, और ये 60 साल तक चलती है। इसी में हमारे सारे कार्य हमें दिखाई देते हैं, करने होते हैं। हम एक अपने जीवन साथी का भी चुनाव करते हैं, अपने कैरियर को भी बनाते हैं। कैरियर हमने जैसा अपने चुना था किशोरावस्था में, अब वो समय आ जाता है जब हम अपना कैरियर बिल्टअप कर लेते हैं और एक स्पेशलाइजेशन की ओर जाते हैं, और हम एक अपना जॉब लेते हैं, अपनी इंटर्नशिप करते हैं। यानी कि प्रौढ़ावस्था है जो हमने अपने जीवन में सोचा था, अब हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपने सपनों को कैसे साकार कर रहे हैं, सपनों को देखने की अवस्था है। इस समय आपके नज़रिए में एक बहुत ही एक मैच्योरिटी आ जाती है। अब आप पहले की तरह अपनी जो किशोरावस्था में हलचल मचती थी, तूफान आते थे, अब हमारे अंदर स्थिरता आ जाती है। हम अपने आप को अच्छे से सोच पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है, हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी फैमिली की क्या डिमांड है, और मतलब किस चीज़ में हम अपने को कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। हम कॉपी इस समय नहीं करती है, जबकि किशोरावस्था में हम अपने दोस्त को देखते हैं कि ये बाहर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अब हमें अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने संगी, मतलब सारी चीज़ों को देख करके चलना होता है। जीवन साथी का चुनाव कैसे करेंगे भाई? जीवन साथी का चुनाव तो हर व्यक्ति अच्छे से ही करना चाहेगा। वो कौन सी क्वालिटी देखेगा अपने जीवन साथी में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके सारे एस्पेक्ट हम लेते हैं। प्राइमरी उसकी क्वालिटी, सेकेंडरी क्वालिटी, आजकल तो आप देखते हो उसमें कई सारे बदलाव आए हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी ये इतने पॉपुलर नहीं हैं। यहाँ अभी भी इसकी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स ही बखूबी निभाते हैं, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बच्चे भी बड़ी अच्छी तरीके से निभाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताएं, अपनी पसंद नापसंद
ज़्यादा अच्छे से पता है और पेरेंट्स भी उसमें उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तभी वो इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। व्यक्तित्व विकास को स्पष्ट कीजिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, आपका कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज हो, मॉरल हो, वी कैन से एस्थेटिक हो, क्रिएटिव हो, सबका सम्मिश्रण हमको अपने व्यक्तित्व में दिखाई देता है। व्यक्ति का जो रियलिटी है वो ही उसकी क्या है, व्यक्तित्व है। हमें अपने ऊपर मुखौटा नहीं लगाना है। पर्सोना शब्द किससे लिया गया था? पर्सनैलिटी, जिसका अर्थ था मुखौटा। हमें मुखौटा लगा लेंगे तो हम वैसे ही रोल करेंगे जैसा जिसका मुखौटा लगा है, लेकिन वास्तव में हम क्या है, अपने को छुपा लेते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। व्यक्तित्व मतलब जैसा व्यक्ति है वो सामने वैसा ही हमको नज़र आएगा। उसके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, किसकी अधिकता क्या है, कितना हम अपने को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे इंट्रोवर्ट है कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, इमोशनली स्टेबल हैं कि अनस्टेबल है, हम इंटेलिजेंट हैं कि हम डफर हैं, हम सोशली ज़्यादा मैच्योर हैं कि सोशली इमैच्योर हैं। मतलब जो हमारी क्वालिटी है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, किस में कम है, ये हर व्यक्ति में भिन्नताएं होती हैं और वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। मतलब उसमें वो साइको एंड फिजिकल सारी ट्रेड्स का समावेश ही हमारा व्यक्तित्व है। वृद्धावस्था में होने वाली समस्याएं समझाइए। अब वृद्धावस्था तो समस्याओं से भरी हुई अवस्था है, ऐसा नहीं समझना चाहिए बेटा। वृद्धावस्था शुरू कब होती है? जब हमारी प्रौढ़ावस्था खत्म हो जाती है तो वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। लेकिन हम किसी के लिए ये अवस्था 50 साल से शुरू हो जाती है, किसी के लिए ये 70 साल के बाद शुरू होती है और कोई अपने को वृद्ध मानने को तैयार ही नहीं होता है। किसी व्यक्ति से आप आंटी कह दीजिए तो बस आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वृद्धावस्था में होने वाली कुछ समस्याएं हैं हमारी शरीर से संबंधित। भाई हमारे बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। अब ज़रूरी नहीं है इसके लिए वृद्धावस्था ही जिम्मेदार है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक एज पर ये आपको एजिंग दिखाई देगी। आपके दांत, आपके शरीर में जो क्षमताएं हैं वो थोड़ी कम होने लगती हैं, लेकिन इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी देखभाल करके, अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छे आप योगा से, मेडिटेशन से। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में। लोग अब तो वृद्धि नहीं दिखाई देते हैं, वो 70 साल में, 80 साल में भी जवान ही दिखाई देते हैं यदि वो वास्तव में अपने को केयर कर रहे हैं। तो समस्याएं तो कुछ भी नहीं है वृद्धावस्था की एज इट इज़, लेकिन समस्याएं बना लीजिए तो बहुत समस्याएं। आप समायोजन नहीं कर पा रहे हैं परिवार में। आप जो एक परिवार में जो आपका रोल है, अब आप जानते हो कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप उनसे आप एक दोस्त वाला व्यवहार करेंगे। उनकी भी कुछ अपनी लाइफ है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि केवल अपने को ही नहीं देखेंगे। उन वृद्धों को कोई भी समस्या नहीं आती है। समस्याएं उन्हीं को ज़्यादा आती हैं जो अपने परिवार के संग अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। दोनों तरफ से है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोसेस। कुछ मायने में भाई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, वो है, तो उसके लिए भी यदि हम प्लानिंग करके चलते हैं तो वो भी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आता है बेटा सेक्शन बी। तो इसमें बेटा आपके 12 प्रश्न थे, आपको केवल करने कितने हैं? 10 करने हैं, 2 की चॉइस दी गई है। सेक्शन बी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप। हर प्रश्न जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 15 नंबर का है, 4 प्रश्न करने हैं। 60 नंबरों का ये अंक है, मतलब ये सेक्शन है। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है, कम से कम 400 शब्द लिखने हैं। समय को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप हर प्रश्न के लिए कम से कम इसमें आधा घंटा रखिए और आप 1 घंटे में वो 10 प्रश्न कर लीजिए और आधे घंटे में आप ये 4 प्रश्न करिए, तो 3 घंटे में आप डिवाइड कर लेंगे। कितना हमारे पास टाइम है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? देखो बेटा, कुछ संसाधन होते हैं, आपका टाइम, आपकी एनर्जी। इस समय 2 रिसोर्सेज लग रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है।
तो उसी पर आपका ये कैलकुलेशन डिपेंड करेगा। पहला प्रश्न है इसमें, बाल्यावस्था में होने वाले वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था यानी कि हमारी ये 2 से पूरी 11-12 साल तक की अवस्था है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, आपका पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और इन दोनों में अलग अलग प्रकार से हम ग्रोथ पैटर्न और अपने डेवलपमेंटल पैटर्न को देखते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से इसमें वृद्धि के पैटर्न को और विकास के पैटर्न को आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है आपका, वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। वातावरण का इफेक्ट आपको देखना है विकास पर। अब वातावरण में आपका सभी वातावरण आ गया, आपके परिवार का वातावरण, आपके आसपास का वातावरण, आपके स्कूल का वातावरण, आपकी सोसाइटी का वातावरण। तो ये सारे वातावरण का इफेक्ट हमारे विकासों पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों की व्याख्या कीजिए। विकासात्मक कार्य क्या होते हैं? A task which arrives at or about a certain period in the life of individual. Successful achievement leads to happiness and failure leads to unhappiness. मतलब विकास जो हमारे एक निश्चित अवस्था में होने चाहिए, यदि वो हो जाते हैं तो क्या होगा? हमको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। यदि नहीं होंगे उस अवस्था के में पूरे, तो हमको मतलब निराशा होगी। तो किशोर हर अवस्था के ये अलग अलग होते हैं विकासात्मक कार्य कि इस समय हमको ये आ जाना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, आपकी जो अवस्था है, कहना चाहिए जो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उसके विकासात्मक कार्य क्या है? लर्निंग टू टॉक, लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, देन लर्निंग टू कंट्रोल बॉडी वेस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती है। जबकि किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य क्या हैं? अब आपको एक अपना रोल पता होना चाहिए कि हम लड़का हैं कि हम लड़की हैं, हमें लोगों से अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए, हमें कुछ अपने डिसीजंस लेने आने चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब आपका कंसाइंस डेवलपमेंट हो गया है, अब आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया है। नाउ द स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशन। अब हर चीज़ को जानते हो कि वास्तव में उस चीज़ का हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये सारे क्या हैं? इसके विकासात्मक कार्य हैं। प्रौढ़ावस्था का अर्थ स्पष्ट करिए एवं उनके स्वरूप का वर्णन करिए। प्रौढ़ावस्था, पूरी प्रौढ़ावस्था को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व, मध्य और उत्तर। किस अवस्था की क्या विशेषता है वो सब इसमें डिटेल में लिखना है। मेरे कई वीडियोस इस टॉपिक पर हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। विकास की विशेषताएं लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं होती हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, का ये सारे हैं। इसकी भी कई वीडियोज़ हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अनुशासन की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का तो महत्व बहुत ही है हमारे जीवन में। हमारी लाइफ को परफेक्शन तो डिसिप्लिन ही देता है, और ये माता पिता के द्वारा दिया गया एक सबसे अच्छा तोहफा है जो कि हमारे विकास को बहुत आगे तक ले जाता है। तो इस डिसिप्लिन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं है। आपका अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन है पेरेंट्स का, कि डेमोक्रेटिक है कि परमिसिव है, प्रजातांत्रिक है कि प्रभुसत्तावादी है, क्या एकदम हम अपने आप से जो काम करते हैं अपने मन से करते हैं, एकदम खुली छूट है। तो किसी चीज़ों में हमको हर तीनों प्रकार के डिसिप्लिन अलग अलग सिचुएशन में लागू करने होते हैं अपने परिवार में। परिपक्वता से आप क्या समझती हैं? देखो बेटा, जब हम जन्म लेते हैं, इस संसार में आते हैं, बच्चा जब आता है तो वो अभी परिपक्व नहीं होता है, एकदम कोमल होता है। हम कह सकते हैं हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन सी गुण है। अब जैसे कि आपने सॉन्ग सुना होगा, पापा कहते हैं बड़े होकर हम ये बनेंगे, हम ये बनेंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या गुण हैं वो धीरे धीरे हमको दिखाई देते हैं। हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम क्या, हमारी स्किल्स हैं, हमारी पोटेंशियलिटीज़ हैं, क्या हमारी लिमिटेशंस हैं। तो वो सी चीज़ें परिपक्वता कहलाती है। जैसे कहते हैं ना कि पूत के
पैर पालने में नज़र आ जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमको अपना मैच्योरेशनल लेवल दिखाई देने लगता है। हमें अपनी क्वालिटी दिखाई देती हैं जैसे जैसे हम खोलते हैं। कोई चीज़ बंद होती है तो अब उसके अंदर हम ये जान नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है। कब दिखाई देगा? जब हम उसे खोलेंगे। तो स्टेज बाय स्टेज, अब ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई फल नहीं है जिसको हम तुरंत छील के खोल के देख लें। ये हमारी मानव जीवन है। वो एक अवस्था पूरी होगी तभी दूसरी अवस्था आएगी, और हर अवस्था की कुछ अलग अलग विशेषताएं हमको हर अवस्था में दिखाई देंगी, और धीरे 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 हमें उस व्यक्ति का पूरा स्वरूप दिखाई देगा। तो वही क्या है बेटा? परिपक्वता है। इसमें पूरा डिटेल में आप लिखेंगे। सामाजिक विकास का अर्थ एवं वृद्धावस्था में सामाजिक समायोजन को समझाइए। सोशल डेवलपमेंट क्या है? अब सोशल इंटरेक्शन, कई सारे व्यक्तियों के साथ आप अपना इंटरेक्शन करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, वही क्या है? आपका सामाजिक विकास है। आप समाज में एक एक्सेप्टेबल पर्सन बनना चाहते हैं, स्वीकृत व्यक्ति बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का सामाजिक विकास बड़ा पुअर होता है, किसी का सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है। समाज में हर व्यक्ति चाहता है उनसे बातचीत करना, उनके संग दोस्ती बढ़ाना, उनके संग रिलेशन मेंटेन करना, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज से एकदम कटे कटे होते हैं, आइसोलेट टाइप के होते हैं। तो वृद्धावस्था में सामाजिक समायोजन को समझाइए। अब वृद्धावस्था में फैमिली, देखो सोशल इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो परिवार सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक सामाजिक इकाई है, फिर हमारा आस पड़ोस है, फिर हमारा कहते हैं कि हमारा जो भी कार्यस्थल है वो है, और फिर हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वो है। सभी जगह हमको सामाजिक समायोजन की आवश्यकताएं होती हैं। हमें अपने आप को बहुत ही ध्यान से अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस, परिस्थितियों के अनुसार अपने को समायोजित करना होता है। तो बेटा इस सेक्शन में आपको 4 प्रश्न करने हैं और दिए गए हैं 8। हर प्रश्न 15 नंबर का है। बहुत ही अच्छा सा ये पेपर है। मानव विकास का अद्यतन अध्ययन, इसका पहला जो सेक्शन है वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, दूसरा सेक्शन आपने थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ने जा रहे हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयारी करिएगा। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो ये वाला आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि और अब आप मेरे से क्या चाहते हैं। देखो बेटा, मैंने आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। अब बस एक पेपर और रह गया है आपका, वो भी मैं कर दूँगी। फिर मैं आपको न्यूट्रिशन ब्रांच वाले भी सारे पेपर करूँगी। तो इस बार मैंने अपना ये एम बनाया था कि अपने बच्चों को मैं सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराऊँ। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।